तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं डॉक्टर बीबी शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, पचेती गोभी की खेती जब हमारे किसान करते हैं तो उसकी शुरुआत कब से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि गोभी वर्गीय सब्जियां इस तरह की सब्जियां हैं जो कि साल भर उगाई जा सकती हैं। और विशेषकर जो पछेती फूल गोभी की हम बात करें तो इसकी अभी किसान भाइयों ने इसकी रुपाई भी कर रखी है नवंबर के महीने में। अभी ये फसल की अवस्था में अभी है, खेतों में है। तो पछेती गोभी का एक मुख्य ये रहता है कि इसमें जो तापमान के आधार पर जो फूल बनते हैं, तो ये फूल होते हैं वो कम तापमान पर बनते हैं। और जो नॉर्मल जो कॉलीफ्लावर होता है, गोभी होता है, उसकी तुलना में इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही क्रीम कलर के, एकदम सफ़ेद, जैसे को बोलते हैं ना स्नो वाइट। तो इनको इस कारण स्नोवाल ग्रुप भी कहते हैं, पछेती ग्रुप, या इनको स्नोवाल कॉलीफ्लावर ही कहते हैं। और इस तरह में क्या होता है कि इसकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। और किसान भाई इसको अभी जो जनवरी का महीना है, फरवरी और मार्च तक यह निरंतर इसका उत्पादन लेकर के बाजार में इसका विपणन कर सकते हैं। और इसकी खासियत है कि इसकी जो उत्पादन क्षमता है, यदि हम बात करें अगेती किस्मों की या जो मध्य अगेती किस्में हैं, उनकी तुलना में इनकी जो उपज है वो बहुत अत्यधिक होती है और इससे बाजार में बेच करके अत्यधिक लाभ भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, और इस विषय पर भी हम आपसे ज़्यादा जानकारी ज़रूर हासिल करेंगे डॉक्टर शर्मा, लेकिन पहले देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। फूल गोभी का उपयोग सब्जी के अलावा अचार, सलाद, पकौड़े और सूप बनाने में किया जाता है। फूल गोभी को मूलतः शीतल और आर्द्र जलवायु की फसल माना जाता है। अच्छे अंकुरण के लिए फूल गोभी को 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। फूल गोभी के फूल का बनना बहुत हद तक तापमान पर निर्भर करता है। मौसम के आधार पर फूल गोभी की 3 प्रकार की किस्में होती हैं: अगेती, मध्यम और पछेती। फूल गोभी की पछेती किस्मों में स्नोबॉल 16, स्नोबॉल 1, स्नोबॉल 2 और पूसा के 1 आदि शामिल हैं। पूसा स्नोबॉल 1 किस्म शरद ऋतु में लगाने के लिए उपयुक्त होती है। इसकी पत्तियां सीधी खड़ी रहती हैं। इस किस्म के फूल बर्फ की तरह सफेद, ठोस और आकर्षक होते हैं। वहीं पूसा स्नोबॉल के 1 किस्म की फूलगोभी की बाहरी पत्तियां फैलावदार होती हैं। यह शाम गलन रोग की प्रतिरोधी होती हैं। फूलगोभी के स्नोबॉल की ये सबसे पछेती किस्म है। इसकी औसत उपज 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर है। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों का इलाज जरूर कर लें। इसके लिए थीरम दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा की 2 ग्राम मात्रा में 1 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों का इलाज कर लेने से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूलगोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। पछेती फूलगोभी में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, गांठ गोभी में 34 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्रथम टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 20 से 25 दिनों बाद और इतनी ही मात्रा की दूसरी टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद करनी चाहिए। तो अभी आपने देखी ये खास रिपोर्ट, और इन दोनों ही विषय, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से आपने पत्तेदार सब्जियों की खेती करनी है और कैसे आपने पछेती गोभी की खेती करनी है। अगर इन दोनों विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो बेझिझक हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060 और 61। और जब भी आप हमें फ़ोन करें, अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल मध्यम रखें, बिल्कुल बंद रखें, जिससे कि विशेषज्ञों तक आपका जो प्रश्न है वो साफ आवाज़ में सुनाई दे पाए। डॉक्टर सिंह, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पत्तेदार सब्जियों की खेती करनी है, और जैसा कि हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि पालक की खेती करते हैं, मेथी की खेती करते हैं। अभी फिलहाल खेतों में कौन कौन सी सस्य क्रियाएं करने की आवश्यकता है? देखिए, जिन्होंने पत्तेदार सब्जियां लगा रखी किसान भाइयों ने, अभी जो प्रमुख सस्य क्रियाएं करने की जरूरत है, सबसे पहले तो है कि समय पे सिंचाई करें। और सिंचाई पत्तेदार सब्जियों में वो है लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पर करना चाहिए।
और सिंचाई के बाद में जो दूसरा प्रमुख है वो है खाद व उर्वरकों का प्रबंधन। क्योंकि जब हम इसकी फसलों की बुआई करते हैं उससे पहले हम इसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालते हैं। तो जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो आधी मात्रा बुआई के समय डाली जाती है और आधी मात्रा 2 बार जब हमारी फसल 30 से 40 दिन की हो जाती है और 45 से 50 दिन की हो जाती है उस समय डाली जाती है जी। तो अभी जो दूसरी मात्रा है या तीसरी मात्रा है किसान उसका प्रयोग कर सकते हैं टॉप ड्रेसिंग में। तो उसको नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो यूरिया के द्वारा भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो DAP है उससे भी उसकी मात्रा किसान भाई दे सकते हैं। और अन्य जो सस्य क्रियाओं में है कि वो कटाई करें तो उस समय सही ध्यान रखें कि वो सुबह के समय इसकी कटाई नहीं करें क्योंकि सुबह इनकी पत्तियों पर ओस रहती है, ओस की बूंदें जमा रहती है। तब जब किसान भाई इनकी कटाई करते हैं तो ओस की बूंदें रहने से उनके जब बंडल बनाते हैं छोटे छोटे तो उनमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे कि वो बंडल गलने और सड़ने लग जाते हैं। तो उस समय इनका ध्यान रखें कि सुबह अर्ली जो मॉर्निंग है सुबह के समय इनकी कटाई थोड़ा लेट में करें जब सूरज निकल जाए ओस की बूंदें नीचे गिर जाए उस समय इनकी कटाई करें। और इस बाजार में जब भेजें इनके छोटे छोटे बंडल बना दें। जब अगर पालक का बात करें तो हम लगभग 1 किलो का और मेथी की बात करें तो आधा किलो का बंडल बनाकर बाजार में भेजें। और जब कटाई करने के उपरांत इसको प्लास्टिक की जो ट्रे है या जो गमले हैं उसी में रखें, अन्यथा उसमें जो मिट्टी होती है उससे वो चिपकने का डर रहता है जिससे कि पत्तियां सड़कर खराब हो जाती है जो उपभोक्ता के लिए भी ठीक नहीं रहती और किसानों को भी बाजार में भाव अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ ऐसी सस्य क्रियाएं जो किसानों को लगातार करते रहना चाहिए। सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और कटाई में ध्यान रखें। बिल्कुल। तो लगातार आपने सिंचाई का ध्यान रखना है और साथ ही साथ उर्वरक प्रबंधन का ध्यान रखना है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शर्मा भी मौजूद हैं जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं पचेती गोभी की खेती के बारे में। डॉक्टर शर्मा, और कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो कि पचेती गोभी की खेती, जैसे कि अभी आपने कहा कि रोपाई जो है वो हमारे किसानों ने इस वक्त कर रखी है खेतों में, तो अभी कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है? एक मुख्य बात है जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो फसल प्रबंधन में जो खाद और उर्वरक का प्रबंधन है, तो जब उन्होंने रोपाई की थी तब बाकी की जो खाद है, नत्रजन है, फास्फोरस, पोटास है, उनका पोटास और नत्रजन तो पूरा उन्होंने अपना जमीन की मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दिया था। नत्रजन का जो 2 स्प्लिट डोज बताई उसमें से जो अंतिम डोज है नत्रजन की उसका वो टॉप ड्रेसिंग से उसको अप्लाई करें, उसको लागू करें। और क्या होता है कि जो गोभी होती है उसकी जो जड़ें होती हैं वो उथली होती हैं, तो उसमें क्या है मिट्टी चढ़ाने का कार्य जारी रखें। और कई बार क्या करते हैं किसान भाई, जैसे कि जो बृहद पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी तो देख रेख अच्छे से करते हैं लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका वो नियंत्रण करना, उनका प्रबंधन करना भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ सलाह देना चाहूंगा कि गोभी की ऐसी फसल है जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए बेहद ही संवेदनशील है, विशेषकर बोरोन जैसे पोषक तत्वों के लिए। तो बोरोन की क्या होता है कि जैसे जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में पहले बोरेक्स की मात्रा अपने खेत में नहीं डाली है, मिलाई है, तो उनको अक्सर क्या देखने को मिलता है कि जो फूल है फूल गोभी का उस पर भूरापन, भूरे भूरे दाग दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि उस पर कुछ सड़ सा रहा है और जल युक्त कुछ धब्बे रहते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों को हम यहाँ पर अनुशंसा करना चाहेंगे कि बोरेक्स का 0.3% का घोल बना करके उसका पर्णी छिड़काव करें, तो उससे काफी हद तक वो फूल हैं वो सही हो जाते हैं और उसमें चमक बढ़ जाती है और अच्छी गुणवत्ता वाले जो फूल गोभी के फूल हैं वो लगते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि कई बार मिट्टी की जांच तो करानी ही चाहिए, ये तो एक अनुशंसा है, और उसके आधार पर कई बार लगातार फूल गोभी की खेती करते हैं तो मोलिब्डेनम नामक एक तत्व होता है उसकी भी कमी हो जाती है। तो उसके लिए भी ये सोडियम मोलिब्डेट एक आता है दवा या अमोनियम मोलिब्डेट, उसका 1% का घोल बना करके उसका भी पर्णी छिड़काव करें, ताकि कई बार क्या है कि पत्तियां होती हैं तो सही रहनी चाहिए और पत्तियां उसमें क्या है चावक नुमा हो जाती है, पतली हो जाती है, और जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पत्तियों में कम होता है और भोजन के रूप में अंत में क्या है कि कर्ड का जो साइज है वो छोटा रह जाता है, वो सही नहीं बन पाती है जी। तो यह मुख्य प्रबंधन है। और जैसे सिंचाई की बात करें तो सिंचाई तो एक रेगुलर अंतराल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे उसमें। बिल्कुल और आगे भी कुछ विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा,
मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में और साथ ही हम बात कर रहे हैं पछेती गोभी की खेती की। अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060 और 61। हमारे साथ इस वक्त शिव कुमार यादव जी बिहार से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, वो हम अभी गोभी काटे हैं। हेलो जी, हमें आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। गोभी काटी है आपने? अभी उसमें भिंडी लगाना चाहते हैं और कद्दू लगाना चाहते हैं। जी ठीक है, डॉक्टर शर्मा क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। अब गोभी जैसे अभी काट दी है तो खेत को 1-2 बार अच्छे से जुताई करके और फरवरी के प्रथम सप्ताह में ये भिंडी उसमें रोपाई कर सकते हैं। और कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यही है कि उस खेत की थोड़ा सा साफ सफाई करके और उसकी जुताई करके 10-15 दिन के लिए थोड़ा खाली छोड़ें उसको। उसके वक्त क्योंकि अभी तापमान कम है और अभी जर्मिनेशन, जैसे आप भिंडी अभी बो दोगे तो उसमें जर्मिनेशन जो अंकुरण है उसका वो कम हो पाएगा। तो उसके लिए आप 10 फरवरी या 15 फरवरी के आसपास उसको बुआई करें। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर सिंह, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी हमारे दर्शक का ये सवाल था कि उन्होंने गोभी की कटाई कर लिया, उसके बाद वो क्या ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो किसान जो पत्तेदार सब्जियों की खेती करते हैं, पालक की करते हैं, मेथी की करते हैं, वो कटाई के उपरांत कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका चयन कर सकते हैं? देखिए, अभी ये जो जनवरी का महीना समाप्त हो चुका है, फरवरी शुरू होने वाला है। तो जो गर्मी की जो फसलें होती है उनका समय शुरू होने वाला है और समय लगभग 15 फरवरी से गर्मी की जो फसलें हैं वो किसान भाई लगा सकते हैं। तो जो किसान भाई ने गोभी की कटाई कर ली है या पत्तेदार सब्जियां हैं, उनके खेत में उनकी कटाई समाप्त हो चुकी है, वो गर्मी की सब्जियां हैं। जिनमें प्रमुख जो सब्जियां हैं गर्मी में लगने वाली है उनमें बेलदार सब्जियां हैं, जिसमें आप खीरे का चयन कर सकते हैं, ककड़ी का चयन कर सकते हैं, लौकी का चयन कर सकते हैं, कद्दू का चयन कर सकते हैं और इसके अलावा आप तोरई का चयन कर सकते हैं, जिसमें चिकनी तोरई है, धारीदार तोरई ले सकते हैं आदि। इन सब्जियों का चयन आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो किसान भाई पत्तेदार सब्जियां ही लगाना चाहते हैं वो चौलाई की खेती भी कर सकते हैं। तो खेती में करने से पहले अभी जिन्होंने खेत में जो पुरानी सब्जियां लगी हुई है, जो सर्दी के मौसम की सब्जियां हैं, उसके बाद में वो अच्छी प्रकार से अपनी मिट्टी की 3 से 4 अच्छी प्रकार से गहरी जुताई करें और उसके बाद में उसको पाटा चलाकर उसको समतल कर लें और उससे पहले उसमें लगभग 15 से 20 टन अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करें। और गोबर की जो खाद है वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अगर गोबर की खाद कच्ची रहेगी तो उससे जो दीमक का प्रकोप है वो आपके खेत में बढ़ जाएगा, जिससे कि गर्मी की जो सब्जियां हैं उसमें नुकसान होने का बहुत डर रहता है। तो अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का चयन करें। और अगर आपको यह है कि हमारी जो मृदा है उसमें कोई कमी है तो आप किसी भी जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या आपकी कृषि विश्वविद्यालय, वहां पर अपनी मिट्टी की जरूर जांच करा लें। मिट्टी की जांच में जो मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम या कुछ और भी ऐसे पोषक तत्व है जो माइनर पोषक तत्व है, उनकी अच्छी प्रकार से जांच हो जाएगी तो आपको आगे ये पता चल जाएगा कि हमें कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में और कौन सी फसल में कितना डालना है। तो इस प्रकार इनकी अच्छे से जांच करा ले और आपके जो पानी है उसकी भी जांच करा लें तो आपको पता ये भी चल जाएगा कि हमारे पानी में खारापन तो नहीं है। क्योंकि जब हम ड्रिप में इन सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे बेलदार सब्जियां हैं राजस्थान के कुछ भागों में, तो इसमें जो ड्रिप होता है उसमें ये जो साल्ट और नमक है वो जमने लग जाता है, जिससे कि ड्रिपर में पानी नहीं पहुंच पाता है और बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो कुछ किसान भाई ये भी हमें बताते हैं कि ऐसे हो गया हमने खारा पानी, तो उसकी जरूर जांच करा ले और उन स्थानों पर ऐसी सब्जियों का चयन करें जो कि खारे पानी को अच्छे
अच्छे से सहन कर सके, जैसे कि पालक है, इसकी कुछ किस्में हैं, हमारी पूसा ज्योति है, पूसा भारती है, इन किस्मों का वो चयन कर सकते हैं। और बेलदार सब्जियों की हमने बात कर ली, उनके अलग अलग जो हमारी पूसा संस्थान की जो किस्में है उनका चयन कर सकते हैं। हम लौकी की बात करें तो वो लंबी वाली लौकी लगा सकते हैं, गोल वाली लौकी ले सकते हैं, या जो नाशपाती आकार की लौकी है पूसा संतुष्टि, उसका चयन कर सकते हैं। कद्दू की बात करें तो पूसा विश्वास, पूसा विकास ले सकते हैं। अगर हम तोरई की बात करें तो पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, पूसा सुप्रिया, ये किस्में ले सकते हैं। अगर करेले की खेती करना चाहते हैं तो पूसा औषधि, पूसा रसदार, पूसा पूर्वी, पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, इन तमाम किस्मों का वो चयन कर सकते हैं। उन बीजों का अच्छी प्रकार से उपचारित करें, उनको किसी भी फफूंदनाशक जो दवा है, चाहे वो थीरम हो, कैप्टान हो, 22 हो, 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उनका उपचार करके ही आगे वो इनकी बुआई का अपना प्लान करें। बिल्कुल, तो 15 फरवरी से जो है वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए। हरिचंद यादव। जी हरिचंद जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, अभी भिंडी लगाने से कैसे रहेगा मैम? बिल्कुल, आप छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं, बस्तर से। जी डॉक्टर शर्मा, भिंडी लगाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? अभी भिंडी लगाने के लिए आपको 15 दिन और इंतजार करिए, और उसके बाद आप जब तक खेत की तैयारी कर लें, अभी बोने का सही समय नहीं है। आप उसकी खेत की जुताई करके, और जैसे अभी बताया, उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल के तैयार कर लें खेत को। और उसके बाद कई भिंडी की जैसे किस्में हैं, पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से एक अनुमोचित किस्में हैं, वो पूसा भिंडी 5, वो बहुत अच्छी किस्म है। और इसकी एक खासियत है, इसमें एक जो वायरस के प्रति जो बीमारी आती है, जो येलो वेन मोज़ेक वायरस होता है, जिससे कि उसकी पत्तियां होती हैं, वो सिरे होते हैं, वो पीले पीले हो जाते हैं, तो इस रोग के प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। तो इस भिंडी की, इस प्रजाति की खेती करें तो वो बहुत लाभदायक रहेगी, और वायरस से भी लड़ने के लिए इसमें काफी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता है। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, साथ ही मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि पचेती गोभी को खरपतवारों से बचाने के लिए किस तरह से नियंत्रण करना चाहिए? अगर खरपतवारों का प्रकोप हो जाए तो कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपना सकते हैं हमारे किसान? सामान्यतः क्या है कि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए तो क्या है कि जो हाथ से ही उनको निदाई गुड़ाई करनी चाहिए। यदि आपके पास लेबर की शॉर्टेज है, यदि आप उसमें समय नहीं दे पा रहे हैं, उन परिस्थितियों में कुछ ऐसे अनुशंसित जो दवा हैं, उनमें एक स्टॉम्प करके आता है दवा, वो 3.3 लीटर दवा को 400 लीटर पानी में घोल मिला करके और उसका 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें, तो उससे जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और समय समय पर क्या है कि जब उसमें मिट्टी में जब निदाई गुड़ाई करते हैं मैनुअली, तो उससे क्या है कि मिट्टी चढ़ाते समय भी खरपतवार हैं वो उसमें से हटा दी जाती हैं। तो वो प्रक्रिया बहुत ही जरूरी अपनाएं उसमें। बिल्कुल, हमारे अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए उनका सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। उन्होंने हमें फोन किया है राजस्थान से। हेलो। हाँ मैडम जी, पटेल मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैंने 40-50 घर के लिए गोभी लगा रखी है जी, और उसमें फूल तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन उसमें कोई फूलों में हरे हरे से थर्रे निकल रहे हैं ऊपर दाने दाने से। क्या हो रहा है? एक बार जी एक बार फिर से बताएं, क्या निकल रहा है? हरा सा हरे हरे से, मतलब थोड़े थोड़े से दाने आ रहे हैं ऊपर गोभी के फूल के ऊपर। ठीक है, हरे हरे से दाने आ रहे हैं गोभी के फूल के ऊपर। जी बिल्कुल जी। और कौन सी किस्म लगाई थी आप बता सकते हैं मीणा जी? सर मैं तो वैसे घर के लिए लाया था 40-50 को। कब लगाई थी? खेत में कब लगाई थी ये बता दो समय। सर 2 महीने के करीब, 2-2.5 महीने करीब हो गए सर। अब फूल आ गए सर, बहुत अच्छे फूल आए उसमें आने को। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह की जो वातावरण में जो चेंजेस होते हैं, जो आपके में जो छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं, वो वातावरणीय कारक के वजह से आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसमें आप सही किस्म का चुनाव करें। मैं आपको एक किस्म बता रहा हूँ, क्योंकि सर यहाँ मिलती नहीं है ना गांव के अंदर सर, यहाँ लोकल एरिया सर बिल्कुल मिलती नहीं है यहाँ। नहीं, हम किस्में आपको बता रहे हैं वो पूसा संस्थान से मिल जाएंगी। जैसे पूसा स्नोवाल हाइब्रिड 1, ये नोट कर लें आप, पूसा स्नोवाल हाइब्रिड 1, ये बहुत ही बेहतरीन और नई किस्म है, पूसा स्नोवाल हाइब्रिड 1। तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 35 से 40 टन तक है। और जो आप इस तरह की समस्याएं बता रहे हैं वो क्या है कि कई बार तापमान में फ्लक्चुएशन होता है, तो उस वजह से उसमें से ग्रीनिश हो जाते हैं, इसको रेसिनस बोलते हैं कुछ, और उसमें इस तरह की समस्याएं नहीं रहेंगी। और इसके जो आपके जो फूल हैं वो फरवरी मार्च तक रहेंगे। अक्सर क्या है कि जनवरी में तापमान कम है,
लेकिन इस किस्म को आप लगाओगे पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 1 को, तो वो आपको फरवरी और मार्च में जबकि तापमान बढ़ेगा तब भी इसमें इस तरह की कोई समस्याएं नहीं आएंगी। और फूल है वो काफी सफेद और बिल्कुल स्नोबॉल जैसे होता है, बर्फ होती है उस तरह के फूल मिलेंगे। और एक फूल का जो वजन है तकरीबन इसमें 1 किलो 1100 ग्राम तक का मिल जाता है। तो अगली बार मुझे लगता है कि किस्म का जो आपने चयन किया है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि फूल गोभी में किस्मों का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्राथमिक जिसको कहते हैं इनिशियल या आपका डिसीजन है। यदि आपने कहीं गलती से अगेती ग्रुप की फूल गोभी बाद में लगा रहे हो, तो आपके जो पछेती में लगा रहे हो, तो उसके जो फूल है वो बहुत छोटे छोटे बटन जैसे मिल जाते हैं। फिर किसान भाई कहते हैं कि हमारे यहाँ फूल बहुत छोटे छोटे 100 ग्राम 200 ग्राम के आ रहे हैं। यदि गलती से पछेती समूह का यदि कोई किस्म है वो आपने अगेती लगा दी, तो उसमें क्या होता है कि फूल आएगा ही नहीं, आपका जो वानस्पतिक वृद्धि है वो होती रहेगी। तो यह आप जरूर जहां से भी बीज खरीद रहे हैं तो कृपया ये उनसे जानकारी ले लें कि यह लगाने का सही अगेती ग्रुप का है या मध्य अगेती है या मध्य पछेती या पछेती है जी। तो क्योंकि तापमान के प्रति ये काफी संवेदनशील है फूल गोभी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपकी किस्म है वो इस तरह से किसी दूसरे समूह की रही होगी, इस वजह से उसमें इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और दूसरा जो नत्रजन है मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, उसका भी आप थोड़ा सा संतुलित प्रयोग करें। बिल्कुल। तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पर आपको जो संतुष्टि वो मिली होगी। आपने हमें फोन किया और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में और साथ ही बात हो रही है पछेती गोभी की खेती की। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61 हमारे नंबर हैं। बस जब भी आप इन पर फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें। हमारे अगले कॉलर झुंझुनू राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बजरंग लाल जी, अपना सवाल बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ साहब, अभी क्या धनिया की खेती कर सकते हैं? बिल्कुल। डॉक्टर सिंह क्या बताएंगे?
देखिए धनिया की खेती आप ले सकते हैं, पत्तेदार जो पत्तियों के लिए हम प्रयोग करते हैं उसकी खेती आप ले सकते हैं। तो आप इसको अगर झुंझुनों में लगाना चाहेंगे और अगर अब इसकी बुआई करेंगे तो ये उपयुक्त रहेगा कि आप इसकी खेती नेट जो होता है, शेड नेट बोलते हैं, जो छायादार नेट होता है, उसके अंदर इसकी खेती करें, जिससे कि आपका उत्पादन अधिक आएगा और उत्पादन भी जल्दी होगा। अगर आप इसको ओपन और खुले खेत में अगर इसको लगाएंगे तो छोटी सी अवस्था में पौधे मरने लग जाएंगे जब तापमान बढ़ जाएगा। तो इसकी नेट में हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पत्तेदार सब्जियां बहुत पौष्टिक होती हैं, तो इनका किस तरीके से जो ये जो वैल्यू है इनकी पौष्टिकता की जो वैल्यू है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए पत्तेदार सब्जियों में हम बात करते हैं तो इसमें पालक, मेथी, धनिया, चौलाई, बथुआ और जो लाल चौलाई है, ये सब इसमें आती है। तो सबसे जो प्रमुख इनमें जो होता है वो है कि विटामिन ए, क्योंकि इनमें विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। पत्तेदार सब्जियां जब हम खाते हैं तो आंखों की जो रोशनी होती है वो हमारे को लगातार बनी रहती है। और जो सबसे दूसरा इसका जो अधिक सेवन करने के लिए हमारे को डॉक्टर भी सलाह देते हैं जब हमारे को कुछ डाइजेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनमें रेशे होते हैं, उनकी मात्रा भी अधिक होती है, जो कि हमारे जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाता है, उसको ठीक बनाए रखता है। इसके अलावा इसमें जो कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया और इसके अलावा आयरन हो गया, क्योंकि आयरन है वो भी एक अधिक मात्रा में चाहिए होता है। मुख्यतः जो लेडीज होती है जिनमें कि एनीमिया हो जाता है और जिनमें आयरन की कमी होती है इस वजह से, तो इनमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो दिन प्रतिदिन हमें अपनी एक अच्छी दिनचर्या के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जी, और यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा डॉक्टर शर्मा कि गोभी के अंदर किस तरह की न्यूट्रिशनल वैल्यूज, किस तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं? जी, फूल गोभी की हम बात करें तो इनमें जो मिनरल्स होते हैं, पोटास है, काफ़ी मात्रा में होता है, कैल्शियम है, सोडियम है, फास्फोरस है। जी, तो मिनरल्स तो होते ही होते हैं। और फूल गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसमें इनके अलावा कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिनको हम जैव सक्रिय पदार्थ भी बोलते हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ ग्लूकोसिनोलेट। तो ग्लूकोसिनोलेट की प्रॉपर्टी होती है एक एंटी कैंसरस कंपाउंड है। तो इसके क्या करेगा कि आपके शरीर में इसके सेवन करने से जो कैंसर की संभावनाएं होती हैं उनको कम करते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अलावा जैसे और भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, यहाँ पे मैं ब्रोकली की भी बात करूं, और तो ब्रोकली में भी इस तरह के सल्फोरेन है और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। तो इसके सेवन से सलाद में भी इसको आप थोड़ा यूज करके खा सकते हैं, और या इसको सब्जियां बना करके और अचार के रूप में या ड्राइड करके। कई बार क्या होता है कि इसके प्रोसेसिंग में करने से जो ऑक्सीजन होता है उसमें भी इसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके सेवन से काफ़ी महत्वपूर्ण आपके पोषण संबंधी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर आप करना चाहते हैं पचेती गोभी की खेती, या फिर अगर आप पत्तेदार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, और इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो बेहिचक हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800-113060 और 61। और जब भी आप हमें फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। एक और दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है उत्तराखंड से, आइए उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में विजय जी। अब आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि पहले अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए और फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। बिल्कुल कम कर दिया मैंने, बंद कर दिया। जी जी, आ गया, मेरा नाम आ गया टीवी पे, विजय टीरी गढ़वाल उत्तराखंड आ गया है। बिल्कुल आपका नाम आ गया है, और विजय जी अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं विशेषज्ञों से, क्या जानना चाहते हैं? जी 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 जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, जी हाँ मेरा सवाल ये है कि मैडम पॉली हाउस के अंदर जो हम वेजिटेबल को प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते हैं, हम किस प्रकार से पॉली हाउस के अंदर गोभी है या शिमला या दूसरी सब्जियां जो भी उगाएंगे, मटर है, तो हम कैसे, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। मैंने मेल भी आपको भेजा है जी, आप एक दिन पॉली हाउस पे अपना चर्चा का विषय अवश्य रखें। और अभी मेरे को गोभी के बारे में, मैंने 2 गोभी, बंद गोभी और फूल गोभी और बंद गोभी के बीज डाले हैं। मुझे अगेती और पिछेती का पता उसमें नहीं है, मैंने हाइब्रिडेड बीज के पैकेट लिए और उसमें डाल दिए हैं जी।
बिल्कुल। तो विजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप हमारा लगातार जो हेलो किसान कार्यक्रम है वे देखते रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम जो आपने कहा है पॉली हाउस में किस तरह से खेती कर सकते हैं, हम पहले भी इसके ऊपर कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी इसके ऊपर ज़रूर कार्यक्रम करेंगे। आपसे गुजारिश है लगातार हमारा लाइव फोन कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें। अब आइए आपके प्रश्न का जो समाधान है, आपकी जो समस्या है इसका जो समाधान है वो डॉक्टर शर्मा से जानते हैं। जी डॉक्टर शर्मा। जैसे विजय जी, आपकी जो लोकेशन है टेहरी गढ़वाल में, वो पूरा का पूरा जो इलाका है पूरा पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर क्या है कि जो मैदानी भागों में हम अनुशंसा करते हैं वहाँ की तुलना में थोड़ा वहाँ अलग है। तो जैसे आपने बताया कि फूल गोभी की और जो मटर की खेती है, बिल्कुल, तो वो मटर की खेती वहाँ पे पॉली हाउस में आप कर सकते हैं सफलतापूर्वक। कई इस तरह की किस्में हैं क्योंकि मटर की खेती नॉर्मल यहाँ देखें अपने उत्तर भारत के मैदानी भागों में तो वो एक बार ले पाते हैं, और पहाड़ों में जैसे उत्तराखंड में टेहरी गढ़वाल में वो मटर की 2 खेती करते हैं, और यदि हम हिमाचल की तरफ ऊपर की तरफ पहाड़ी हिस्सों में जाते हैं तो वो मटर की 3 खेती करते हैं। तो मटर की सफलतापूर्वक मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप पॉली हाउस में कर सकते हैं, और जरूरत है कि थोड़ा सा आपको उसमें उसको सहारा देने के लिए, बांधने के लिए थोड़ा जरूरत पड़ेगा जी। और कई बार क्या होता है कि बहुत हैवी स्नोफॉल होता है, उसमें बहुत तीव्र जो आपका जो बर्फ है वो गिरता है, तो उससे उसको बचाया जा सकता है। और बारिश के समय जब जून जुलाई की महीना होता है उसमें भी उससे सुरक्षा दे करके आप कर सकते हैं। और फूल गोभी है, तो फूल गोभी तो क्या है कि अभी वहाँ स्नोबॉल जैसे ग्रुप है उसकी खेती अभी आप वहाँ पर है कर सकते हैं, लेकिन जो मेन आपका जो सीजन है, जैसे पॉली हाउस का मतलब होता है कि विपरीत वातावरणीय विषम परिस्थितियों से फसल को बचाना, बिल्कुल मेन पर्पज वो है। तो जब आपकी जो मेन सीजन में यदि कोई वातावरण इस तरह की विषम परिस्थितियां नहीं है तो आप अननेसेसरी पॉली हाउस में न जाएं। जब जैसे मैंने बताया कि जून जुलाई का जो महीना होता है जो बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, उस वक्त आप पॉली हाउस का यूज कर सकते हैं, या बहुत जैसे दिसंबर जनवरी में जो बहुत ज्यादा वहां पे बर्फ गिरता है उस वक्त आप उसमें पॉली हाउस में मटर या गोभी की खेती लगा करके मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन जब जो आपका मुख्य सीजन है, जैसे मैं बताऊं मार्च से लेकर के अप्रैल मई तक, जहां पे इस तरह का कुछ विषम परिस्थितियां नहीं है तो उस वक्त पॉली हाउस को प्रीफर ना करें। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर सिंह, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पॉली हाउस में अगर हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जो ये कार्यक्रम इस वक्त देख रहे हैं और जानना भी चाहते होंगे, क्या पत्तेदार सब्जियों की खेती पॉली हाउस में करना संभव है? देखिए, पत्तेदार सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए पॉली हाउस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो पत्तेदार सब्जियां होती है वो सर्दी के मौसम में लगाई जाती है। अक्टूबर से इनकी बुआई शुरू होती है। चाहे मेथी की बात करें, पालक, धनिया, बथुआ, तो वो सर्दी के मौसम में होते हैं उत्तर भारत के मैदानी भागों में, तो हम इसको आसानी से जो हमारा खुला खेत की अवस्था होती है उसमें लगा लेते हैं। लेकिन जब गर्मी के मौसम में कुछ किसान अगर पालक की खेती करना चाहते हैं या हरे धनिये की खेती करना चाहते हैं पत्तेदार सब्जियों में प्रयोग करने के लिए, उनको कुछ छाया बनाने की आवश्यकता होती है। लेट्यूस जैसी जो पत्तेदार सब्जी है इसकी करना चाहते हैं, तो उनको गर्मी में अगर वो करना चाहते हैं तो उनको नेट हाउस की जरूरत होती है, जो छायादार हमारा नेट होता है जिसमें कि 50% उससे छाया मिल सके, उसके लिए इसमें प्रयोग करना उपयुक्त रहेगा। और पॉली हाउस में अगर हम पत्तेदार सब्जियों की खेती करेंगे तो वो एक किसान के लिए जो आय मिलेगी और उसका जो लागत होगी वो उसमें फिट नहीं बैठेगा। तो ये ऐसा ना करें कि आप मैदानी भागों में पत्तेदार सब्जियों की खेती पॉली हाउस में करें, क्योंकि इनको ठंड में ही लगाया जाता है। इनको अच्छी ठंड चाहिए होती है इनकी अधिक वृद्धि के लिए, चाहे वो साग सरसों हो, पालक हो, मेथी हो, धनिया हो, जो भी उनको अधिक ठंड चाहिए होती है। तो इनकी खेती गर्मियों में वो शेड नेट हाउस में कर सकते हैं, शेड नेट लगा के, जो छायादार जो 50% वाले शेड नेट अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल। हमारे एक और दर्शक हमारे साथ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आई कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, हमें जानकारी देना है कि इस समय गोभी कौन सा लगा सकते हैं, फूल गोभी का। फूल गोभी के बारे में सोनू जी आप जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं जी? सवाल क्या है आपका? कोई विशेष कि इस वक्त लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, आप ये जानना चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल, इस वक्त लगा सकते हैं फूल गोभी या मतलब बीज लगाए इसमें, और किस्म कौन सी लगाएं अगर लगानी है तो? अभी आप फूल गोभी इस वक्त तो नहीं लगा सकते हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन कुछ अगेती किस्में हैं जिनकी सोइंग जो है वो आप अप्रैल मई के बाद में उसकी नर्सरी डाल करके, और अगेती किस्में हैं उनको लगा सकते हैं। अभी तो क्या है, जो पछेती जो फूल गोभी है वो अभी खेत में तैयार है और ये आपका लगी हुई है, और फरवरी माह तक और मार्च के माह तक ये बाजार में आती रहेगी।
और पहाड़ों में क्या है कि वहाँ लगा सकते हैं, पहाड़ों में क्या है कि तापमान सही रहता है तो वो अभी लगा सकते हैं, फिर वो अपना गर्मियों में उसका उत्पादन लेते हैं। लेकिन मैदानी भागों में क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अप्रैल मई के महीने में उसकी नर्सरी तैयार करें और जून जुलाई में उसको रोपण करके अगेती फूल गोभी के लिए अभी से प्लान करें, योजना बनाएं, तो आप अगेती फूल गोभी की खेती आगे कर सकते हैं। बिल्कुल, और कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में और साथ ही बात हो रही है पछेती गोभी की खेती की। अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं तो लगातार जो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 1800-113060 और 61 ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें। डॉक्टर गोगराज और डॉक्टर शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमेठी से इस वक्त हमारे पास एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, आइए उनका कार्यक्रम सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ बोल रहा हूँ सर। जी रामनाथ जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। थैंक यू सवाल मैडम यही है कि मैं अगेती खेती करना चाहता हूँ जी, गोभी की अगेती खेती करना, उसके बारे में जानना चाहता हूँ मैडम। गोभी की अगेती खेती के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं डॉक्टर शर्मा। जी रामनाथ जी, बहुत ही सही आपने सवाल किया, क्योंकि अगेती फूल गोभी में बहुत ही अधिक आमदनी की संभावना है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी से सही समय पर आप जागरूक हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसकी जो किस्मों का चयन करना है, आपको मैं किस्में बता देता हूँ कुछ। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से विकसित पूसा मेघना, पूसा कार्तिक शंकर, पूसा अश्विनी, तो इस तरह की किस्में हैं जो अगेती इनकी खेती की जा सकती है। और इनका बीज है वो आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से ले सकते हैं। और इसकी नर्सरी की तैयारी जो कि मई के महीने से शुरुआत कर देते, लास्ट वीक से, और जून के अंतिम सप्ताह में और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी रुपाई करके और उसका उत्पादन है वो सितंबर से शुरू हो जाता है। तो उस वक्त मार्केट में अच्छे भाव रहते हैं, तो आप अगेती की फूल गोभी की खेती इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन किस्मों का चुनाव मैं फिर कहना चाहूंगा, आप जब भी जहां से भी किस्में खरीदें वो आप कंफर्म करके लें कि ये अगेती फूल गोभी की ही किस्में हैं। अन्यथा क्या होता है कि आप कहीं दूसरी किस्में मिल गई तो उससे वो उसमें फूल आने में, फूल गोभी का फूल बनने में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और उससे सही आपका मुनाफा नहीं होगा। बिल्कुल, उत्पादन में जो है वो फर्क जरूर आ जाएगा। डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके के रोग जो है वो फूल गोभी के अंदर लगते हैं, क्या बताएंगे और कैसे नियंत्रण करें? अभी जो किसान भाइयों के यहाँ पे फूल गोभी की खेती है, जो अभी कर रहे हैं खेतों में है, उसमें जो मुख्यतः जो रोगों की मैं बात करूं
तो यहाँ पर एक समस्या आती है काला सड़न रोग, जिसको कहते हैं ब्लैक रॉट डिजीज। तो किसान भाई जब खेत में जा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो पत्तों पर क्या होता है कि कुछ काले काले वी अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वी शेप, उसमें कुछ काला कालापन होता है और बाद में वो पत्ते पीले हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बाद में फूल पर भी आ जाता है। तो इस बीमारी जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है, तो इससे किसान भाई कई बार क्या है कि बीज उपचार करते समय बाविस्टीन से तो उपचार कर लेते हैं जो कि फफूंदनाशक है, लेकिन यह जो है वो जीवाणु जनित बीमारी बैक्टीरिया से होती है, इसका उपचार करना वो भूल जाते हैं। तो उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि एक दवा आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का दवा है जो 40 ग्राम दवा लेकर के और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ग्राम, दोनों को 200 लीटर पानी में मिलाएं, अच्छे से घोल बनाएं और इसका एक छिड़काव करें और 7 से 10 दिन के अंतराल पे इसके 2-3 छिड़काव करें, तो यह इस बीमारी से उनको काफी निजात मिल सकता है, क्योंकि यह पछेती समूह में काफी आता है इस समय। और दूसरा जैसे देखने में इसमें किसान भाइयों को मिलता है, एक आता है अल्टरनेरिया बीमारी। वो पहचान कैसे सकते हैं, जैसे भी पत्तियों को देखेंगे तो उस पर जो बलें होती हैं, रिंग्स होती हैं, इस तरह के उस पर धब्बे होते हैं और काफी धीरे धीरे वो धब्बे बड़े हो जाते हैं, पूरे पत्ते पर फैल जाते हैं। इसके लिए किसान भाई जैसे जो ज्यादा पत्ते हैं, जो काम के नहीं, निचले पत्ते हैं, उनको तोड़ करके इकट्ठा कर लें, किसी गड्ढे में दबा दें। और फिर भी इस तरह की बीमारी आ रही है तो इसके लिए डाइएथेन जो आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। तकरीबन 3 ग्राम 10 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करें। और जो तीसरी जो मुख्य बीमारी है वो भी कई बार देखने को मिल जाती है इस सीजन में, वो है डाउनी मिल्डू। वो तो अभी जैसे ठंड का समय है तो और नीचे से क्या होता है, पहचानेंगे कैसे किसान भाई, जो पत्तियां हैं उसमें नीचे से सफेद सफेद चूरन जैसा होता है, ऊपर की तरफ पीले पीले धब्बे होते हैं। तो बेहतर यही होगा कि ज्यादा जो इन्फेक्टेड पत्ते हैं, संक्रमित पत्ते हैं, उनको खेत में इकट्ठा करें, किसी कोने में गड्ढे में दबा दें। और इसके उपचार के लिए जो रेडोमिल आता है, एक दवा रेडोमिल, उसकी मात्रा है 2.5 ग्राम 10 लीटर पानी में मिला करके और उसको छिड़काव करें। वो 1 हेक्टेयर के लिए 400 लीटर पानी पर्याप्त रहेगा। बिल्कुल। और यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा डॉक्टर सिंह कि पत्तेदार सब्जियों में कौन कौन सी बीमारियां जो है वो लग सकती हैं और किस तरह से बचाव जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं? देखिए, पत्तेदार सब्जियों में बीमारियां हैं वो बहुत कम आती है और इसमें जो कीट है इनका भी जो प्रकोप होता है वो कम होता है। पत्तेदार सब्जियों में मेथी और जो साग सरसों है, इसमें जो प्रमुख कीट होता है वो माहू होता है, जिसको हम एफिड बोलते हैं। और इसका जो प्रकोप होता है वो फरवरी से शुरू हो जाएगा, जब उत्तर भारत के मैदानी भागों में सरसों की जो फसल है वो पकने की अवस्था में होगी, उस समय इसका प्रकोप अधिक होता है। तो ये जो कीट है वो पत्तियों को चूसता है, उनका रस चूसता है, जिससे कि पत्तियां कुरकुरी हो जाती है, सिकुड़ने लग जाती है और अंत में सूखने लग जाती है। जो मेथी और जो हमारी सरसों है, साग सरसों, इन दोनों में तो ये अनुशंसा की जाती है कि पत्तेदार सब्जियों में कीटनाशक हो चाहे फफूंदनाशक हो, इनका प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो पत्तियां हैं वो सीधे हमारे सब्जियों के रूप में प्रयोग की जाती है। तो अगर इनका प्रकोप कम हो दोनों ही फसल में, चाहे वो मेथी हो चाहे वो ये सरसों हो, साग सरसों, तो दोनों में ही अगर आवश्यकता ना हो तो इनमें एक अच्छे और स्वच्छ पानी का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि वो कीट है वो पत्तियों से गिरकर नीचे गिर जाए और हट जाए वहां से। अगर फिर भी अगर इनका प्रकोप बहुत ज्यादा हो तो इसमें हम स्पाइनोसेड नाम की जो दवाइयां है, स्पाइनोसेड या इमिडाक्लोपिरिड है या कॉन्फिडोर है, इनकी लगभग 1 जो ml दवा है उसको प्रति लीटर पानी में घोलकर एक इसका स्प्रे कर दें। लेकिन बार बार स्प्रे इसमें ना करें पत्तेदार सब्जियों में। अगर हम रोगों की बात करें तो जो मेथी है उसमें प्रमुखतया जो पाउडर मिल्ड्यू है, जिसको हम चूर्णी लासिता बोलते हैं, जिसकी पत्तियों पर सफेद सफेद रंग का चूर्ण जमा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई पाउडर का कहीं स्प्रे किया हो, तो उस रोग से का नियंत्रण करना भी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रकाश की जो संश्लेषण की क्रिया है वो रुक जाती है, पत्तियां सूख जाती है, पीली पड़ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो केराथिन नाम की जो दवा है, जिसका 2 ml दवा को प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर उसमें स्प्रे करें। और इसके अलावा जो धनिया है उसमें एक रोग होता है लौंगिया, तो उसमें जो होता है कि तने वाला भाग है उसमें पानी के आकार के धब्बे पड़ने लग जाते हैं, जिससे कि वो टूटकर गिरने लग जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो प्रोपोक्विनोजोल नामक जो दवा है उसका लगभग 2 ml दवा को
प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके स्प्रे करें। लेकिन जहां तक संभव हो पत्तेदार सब्जियों में कीटनाशकों का प्रयोग कम करें, क्योंकि इनको हम पत्तों को सब्जियों के रूप में सीधे प्रयोग में लेते हैं। बिल्कुल। हमारे एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए। विनोद कुमार, हरियाणा से। जी विनोद कुमार जी, अपना सवाल पूछिए। आपने हमें हरियाणा से फोन किया, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर हम पॉली हाउस में बंद गोभी उगाना चाहें तो टेम्परेचर क्या मेंटेनेंस रखें? बंद गोभी के बारे में जानना चाहते हैं आप पॉली हाउस में? बिल्कुल। क्या तापमान होना चाहिए डॉक्टर शर्मा अगर बंद गोभी पॉली हाउस में लेना चाहते हैं तो? वैसे तो आपका जैसे जो बंद गोभी है वो मैदानी फूल गोभी के बारे में। फूल गोभी या बंद गोभी या फूल गोभी? आप दोनों के बारे में जानकारी दे दीजिए। जी फूल गोभी। ऐसे तो हम आपको अनुशंसा ये करेंगे कि मैदानी भागों में पॉली हाउस में फूल गोभी लगाने की जरूरत नहीं है। फूल गोभी बाहर आप किस्मों का इस तरह से चुनाव करें, जैसे मैं बताया फूल गोभी में 4 किस्में हैं, अगेती, मध्य अगेती, मध्य पछेती और पछेती समूह। तो वो आप उससे आप मई जून से लेकर के आप मार्च तक लगभग साल भर आप फूल गोभी की खेती बाहर ही कर सकते हैं। पॉली हाउस में फूल गोभी की मैदानी भागों में, पहाड़ों में विशेष परिस्थिति में वहां पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। फिर भी मैं तापमान के बारे में आपको बता दूं, यदि आप अगेती फूल गोभी की खेती करेंगे तो उसमें तापमान बनने के लिए तकरीबन 27 से 30 डिग्री तापमान चाहिए। तो वो आप जो कि बाहर मिल जाता है, बाहर मिल जाएगा, उसके लिए उस समय आप बाहर का उसको आप करिए। और जो मध्य अगेती में है वो धीरे धीरे तापमान जैसे 22 से 25 है और वो 16 से 20 है, और जो पछेती समूह में तापमान है वो 10 से लेकर के 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो इस तरह के जो तापमान है वो आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। अब मेरी सलाह यही रहेगी कि आप पॉली हाउस में मैदानी भागों में फूल गोभी की खेती न करने के बजाय सही किस्म का चुनाव करके और साल भर फूल गोभी की खेती बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अभी हमने रोगों के बारे में बात करी, कौन कौन से कीट जो है वो हमारी गोभी की जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल, गोभी एक ऐसी फसल है जिसको कीट हैं, इंसेक्ट हैं, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। इसमें अभी इस समय में पछेती ग्रुप में विशेष रूप से यहाँ पर फोकस करना चाहूंगा। तो अभी एक कीट आता है डायमंड बैक मोथ। पहचानते ऐसे हैं कि किसान भाई जब खेत में जा रहे होते हैं तो पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होंगे और जो जैसे छलनी हो जाता है पत्ता, इस तरह से वो कर देते हैं उसको, और उसको देखते हैं हरा फुदका जैसे रहता है, वो छोटा सा रहता है और उससे वो काफी नुकसान पहुंचाता है। 40 से 50% तक पत्तों को वो खा जाता है। और इसके उपचार के लिए किसान भाइयों को विशेष तो पहले क्या करना चाहिए कि अभी तो खेत लगा रखा है, जैसे आगे भी कभी लगाएं तो क्या करें, 25 कतार फूल गोभी की लगाएं, उसके बाद 2 कतार वो सरसों की लगाएं। ऐसा इसीलिए कह रहा हूं मैं कि हर चीज का दवा सॉल्यूशन नहीं होता है। कुछ इस तरह की जो विधियां होती हैं कि हम बिना दवा डाले भी कीड़े को नियंत्रण में कर सकते हैं। तो जो सरसों का मैंने बताया, सरसों को लगाने से फायदा ये रहेगा कि एक जो पंक्ति है वो 15 दिन पहले लगाएं और दूसरी पंक्ति वो 15 दिन बाद लगाएं गोभी की रोपाई की। इससे क्या रहेगा कि जब सरसों में फूल आना शुरू हो जाएगा तो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो मेन फूल गोभी की जो फसल है वहां पर अंडे न देने के बजाय वो सरसों की जो 2 कतार लगी हुई है वहां पर अंडे देंगे और आप वहां पर दवा को छिड़क करके उनको नष्ट कर सकते हैं। कुछ दवाएं हैं, मैं यहाँ पे बता दूं, स्पाइनोसिड है, वो 2 ml दवा 10 लीटर पानी में मिला करके, यदि आप पहले से सरसों की 2 कतार न लगा पाए फिर भी आपको इस तरह से कीड़े आ रहे हैं तो उसका छिड़काव करें। एक नया दवा है वो बहुत ही इफेक्टिव है, वो आप क्लोरोट्रोनिल प्रोल, वो आता है कोराजन और कई इसके ब्रांड नेम है, उस तरह से आपको मिल सकता है। और वो 1 ml दवा 10 लीटर पानी में मिला करके और 400 लीटर पानी 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट रहता है, इसका छिड़काव करें तो जो कीड़ा है इससे आप निजात पा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि सरसों के भी कीड़े, जैसे एफिड बताया, कैविज का एफिड है, तो चेपा बोलते हैं, माहू बोलते हैं, वो भी इस पर अटैक करता है। तो उसके लिए भी एक दवा आता है इमिडाक्लोप्रिड, उसका छिड़काव करके, मुख्यतः अभी ये 2 कीड़े हैं, इससे आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, सीताराम जी छत्तीसगढ़ से। आइए उनका सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो 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 सीताराम जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी?
शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर गोगरा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पत्तेदार सब्जियों की जब उसकी बिकवाली करते हैं, जब उसे मार्केट में लेकर जाते हैं हमारे किसान, तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियां हैं जिनको बरतने की आवश्यकता है, अगर खासतौर से अगर जब हम बात करते हैं उसकी पैकिंग की? देखिए, पत्तेदार सब्जियों की हम बात कर रहे हैं तो इसमें यह है कि जब हम कटाई से बात शुरू होती है तो सबसे पहले ये होता है कि जब पत्तेदार सब्जियों की जब भी आप कटाई करें तो लगभग वो 2 इंच ऊपर से करें, थोड़ा उसमें डंठल नीचे छोड़ दें, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों की जो कटाई है वो लगभग 5 से 7 बार की जा सकती है। अगर इनको जड़ से नीचे से काट दिया जाएगा तो इसमें नई वर्दी नहीं होगी, नया डंठल नहीं निकलेगा और जिससे नए पत्ते नहीं निकलेंगे। तो पहले तो ये सबसे मुख्य ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी लगभग 2 इंच ऊपर से कटाई करें। और जब कटाई करते हैं तो उसके प्रत्येक कटाई पे 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें छिड़काव करें, क्योंकि पत्तेदार जो सब्जियां होती है उनको नाइट्रोजन की मात्रा अधिक चाहिए होती है, क्योंकि उनकी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है वो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसी पर निर्भर करती है। बिल्कुल, पैक करके बाजार तक कैसे लेके जाएं, संक्षेप में जानना जो दूसरी जो बात है, जो पैकिंग की जो बात होती है कि इसके छोटे छोटे बंडल बनाने चाहिए। जो मेथी है और जो बथुआ है इसका लगभग आधा किलो का बंडल बनाए, और जो पालक है उसका 1 किलो का बनाए, जो सरसों का साग है उसका 2 किलो का बंडल बना लेते हैं, और इनका बंडल बना के इनको जो प्लास्टिक की जो ट्रे है उनमें रखकर हम उसको बाजार तक आसानी से ले जा सकते हैं, जिससे कि अधिक और अच्छा मुनाफा मिले। बाजार में ले जाने से पहले इसमें जो कि पीली पत्तियां हो, सड़ी हुई पत्तियां हो, गली हुई पत्तियां हो, उनको जरूर उससे निकाल दें, नहीं तो बाजार में एक अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, तो अभी आपने इसकी पैकेजिंग के संबंध में भी तमाम जो वो है जानकारियां हासिल की, और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जाना किस तरह से पत्तेदार सब्जियों की खेती आपने करनी है और कैसे आप कर सकते हैं पचेती गोभी की खेती। अब आइए आपको बता दें कि हमारा अगला विषय क्या होगा कार्यक्रम का। आगे हम बात करेंगे बजट 2021 और किसान के बारे में। कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कोई भी अपना सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप फेसबुक के जरिए हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने सुझाव लिख सकते हैं। और हमारा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060 ये आपके लिए उपलब्ध रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।